हार्ट अटैक आ गया जिम करते करते। हेवी एक्सरसाइज करता है तो दिल की धड़कन बहुत ज्यादा एकदम से बढ़ जाती है, तो ऐसे केसेस में पेशेंट की सडन डेथ भी होने के चांस रहते हैं। तो ये 3 फैक्टर्स है, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट ब्लॉकेज। इनमें डिफरेंस क्या है तीनों में? ब्लड वेजल्स जो बोलते हैं अपन, नस बोलते हैं इसको, तो वो वहां से सिकुड़ना स्टार्ट हो जाती है। सिकुड़ेगी, धीरे धीरे ब्लड जाना कम स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको अपन ब्लॉकेज बोलते हैं। क्या वार्निंग साइंस आप मुझे बताना चाहोगे कि आपको हार्ट अटैक है या हार्ट ब्लॉकेज है? पसीना आता है, एकदम से पसीना आता है छाती में भारीपन आने के बाद, तो वो भी एक हार्ट का साइन है। डायबिटीज कैसे बढ़ाता है हार्ट अटैक के चांसेस? तो डायबिटीज तो एक ऐसी चीज है जो कि हर तरह की प्रॉब्लम करता है। 9 years old जो लड़की थी राजस्थान से थी, उसको हार्ट अटैक आ गया। एज मैटर करती है, एक रिस्क फैक्टर है एज। कोविड वैक्सीन जो आई थी, काफी लोगों ने ये कहा था कि हार्ट अटैक उससे आ रहा, हार्ट ब्लॉकेज उससे हो रही है लोगों को। इसको हम साइलेंट किलर भी बोलते हैं, क्योंकि पेशेंट को पता ही नहीं रहता। कोई सिम्टम्स उसको तभी आते हैं जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पोल्यूशन भी कहीं ना कहीं रिलेटेड है हार्ट ब्लॉकेज से या? पोल्यूशन में अभी रिसेंट स्टडीज हो चुकी हैं पोल्यूशन पे भी। इन केस अगर आपको उस टाइम पे हार्ट अटैक आए तो मतलब प्रिकॉशंस क्या क्या लेनी चाहिए? नमस्कार, छलको इंडिया पे आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट रुचिका गिल। आज की निरोगी काया सीरीज के गेस्ट है डॉक्टर संजीव चौधरी, जो एक कार्डियोलॉजिस्ट है, जिनसे आज हमने बातचीत करी हार्ट डिजीज से रिलेवेंट। बहुत सी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन उन्होंने हार्ट अटैक के बारे में हमें बताई। जैसे कि हम सब देखते हैं हमारे आस पड़ोस में बहुत से लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। मैं चाहूंगी ये एपिसोड आप अपने परिवार के साथ जरूर देखें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। झलको प्रेजेंट्स निरोगी काया शो। सर, एज ए कार्डियोलॉजिस्ट आपका जर्नी के बारे में कुछ बताइए। कहाँ से आपकी शुरुआत हुई, किसने आपको इंस्पायर किया डॉक्टर बनने के लिए? डॉक्टर बनने के लिए एक्चुअली पहले तो 10th के बाद ऐसे कोई डिसाइडेड नहीं था कि मुझे डॉक्टर बनना है या कुछ है। एक्चुअली पेरेंट्स की तरफ से थोड़ा सा ये था कि वो चाहते थे कि डॉक्टर बने। एक्चुअली फैमिली फिजिशियन था, तो उनको दिखाने जाते थे तो उनको लगता था कि हमारा बेटा भी इस डॉक्टर बने कभी, तो उनकी इच्छा थी। ऐसे मैं दोनों में इंटरेस्टेड था, इंजीनियरिंग में भी था और इसमें भी, मेडिकल में भी। तो उनकी इच्छा थी तो मैंने बायोलॉजी लिया उसके बाद 10th के बाद। और फिर धीरे धीरे जैसे एमबीबीएस में मैं सिलेक्ट हो गया, एमबीबीएस किया। एमबीबीएस के बाद में फिर धीरे धीरे करते एमडी हो गया। फिर उसके बाद में सोचा है कि थोड़ा सा इंटरेस्टेड था मैं कि कार्डियोलॉजी में स्पेसिफिकली इंटरेस्टेड इसलिए था। एक्चुअली जब एमडी के टाइम में तैयारी कर रहा था तो मुझे लगा कि कई बार पेशेंट्स आते थे, हार्ट अटैक के पेशेंट आ रहे हैं, हर तरह के पेशेंट आ रहे हैं, पर कार्डियोलॉजी का एक ऐसा था कि हम कुछ भी ट्रीटमेंट वगैरह जैसे भी करते थे तो उसका रिस्पॉन्स तुरंत मिलता था हमारे को। हार्ट अटैक का पेशेंट आया, हमने थ्रोम्बोलाइसिस किया, उसका अंदर थक्का बना हुआ है, क्लोट बना हुआ है हार्ट में, हार्ट की जो नस है उसमें, और हमने थ्रोम्बोलाइसिस किया तो तुरंत ईसीजी में चेंजेस मिलेंगे, पेशेंट को रिलीफ मिलता था। तो इस तरह का लगा, तो मुझे फिर मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया इस ब्रांच में, इसलिए इसके बाद मैंने कार्डियोलॉजी सिलेक्ट किया और कार्डियोलॉजी मैंने कंप्लीट की मेरी। और मैंने एमबीबीएस मैंने किया था सीपीएम ऑल इंडिया कोटा से, सीपीएमटी से, कर्नाटक से। एमडी और डीएम मैंने किया एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर से। तो सर, एज आपने कहा यू आर एन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। यस मैम। तो इसमें भी कोई टाइप है या एवरी ऑल द कार्डियोलॉजिस्ट आर सेम? एक्चुअली इंडिया के पर्सपेक्टिव में मोस्ट ऑफ द कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो इंटरवेंशनल होते हैं। बाहर के जो आउटसाइड जैसे यूरोप है और यूएसए है, वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि नॉन इंटरवेंशनल और इंटरवेंशनल। जो कार्डियोलॉजी डीएम कार्डियोलॉजी करी है वो मैक्सिमम इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट है इंडिया में, और जो एज ए फिजिशियन है जैसे इको कर लेते हैं, ईसीजी सारी चीजें देख लेते हैं, वो अपने आगे लगाते हैं नॉन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, क्योंकि वो इंटरवेंशन नहीं करते इनवेजिवली। कार्डियोलॉजी को कैसे डिफाइन करोगे एक कॉमन पर्सन को? कार्डियोलॉजिस्ट एक तरह से मतलब कि हृदय रोग विशेषज्ञ जो अपन जिसको बोलते हैं, और कोई भी पेशेंट आता है जैसे चेस्ट पेन का है या फिर उसको सांस में दिक्कत हो रही है, चलने फिरने में, इस तरह का पेशेंट है या कुछ भी है, तो कार्डियोलॉजिस्ट आता है तो उसकी पहले हिस्ट्री लेता है, हिस्ट्री के बारे में क्या है, किस तरह का है चेस्ट पेन जो भी है, छाती में दर्द हो रहा है कि कार्डियक है कि या फिर नॉन कार्डियक है, और बाकी और भी क्या दिक्कत है, पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है क्या है, तो उस तरह की इन्वेस्टिगेशन पहले हम कराते हैं, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट कराता है, ईसीजी है और ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल है, शुगर है, रैंडम ब्लड शुगर जिसको अपन बोलते हैं डायबिटीज के लिए, और साथ में हिस्ट्री में हम पूछते हैं कि पेशेंट को बीपी है, डायबिटीज है, सारी चीजें। उसके बाद में बाकी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जैसे हम करते हैं पेशेंट को अकॉर्डिंग टू कि पेशेंट को रिक्वायर है कि नहीं है, जैसे टीएमटी है
इको है, और इसके अलावा भी जैसे अगर पेशेंट को जरूरत ही है तो फिर एंजियोग्राफी भी हम करते हैं। एंजियोग्राफी में कुछ ब्लॉकेज आए तो स्टेंटिंग वगैरह करते हैं। उसके बाद में पेशेंट को एडवाइस किया जाता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, क्या मेडिसिन लेनी है, क्या प्रिकॉशंस उसको लेने हैं, तो ये सारी चीजें कार्डियोलॉजिस्ट करता है। क्या वार्निंग साइंस आप मुझे बताना चाहोगे कि आपको हार्ट अटैक है या हार्ट ब्लॉकेज है, कुछ भी, मतलब इस तो कुछ तो वार्निंग साइन दिखाते होंगे हम लोग, जिससे हाँ, पता चलता है इन चीजों को। हाँ डेफिनेटली वार्निंग साइंस होते हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में होते हैं, बहुत कम पेशेंट्स होते हैं जिनमें अपने को पता नहीं लगता। कभी कभी जिसको अपन बोलते हैं साइलेंट अटैक आया पेशेंट को, तो वो तब होता है जब पेशेंट कभी कभार आ जाता है बाय मिस्टेक स्क्रीनिंग के लिए या कुछ ऐसे ही जांच कराने के लिए, किसी के साथ आ गया तो वो भी चाहता है कि मैं भी कुछ इन्वेस्टिगेशन या मेरी जांच भी कराना चाहता हूँ कि मुझे कुछ नहीं हो। और वैसे केसेज में अपन जैसे ईसीजी करते हैं तो ईसीजी में पता लगता है कि उसके चेंजेस हैं, और जो अभी रिसेंटली नहीं है, पेशेंट को कोई कंप्लेन नहीं हुई। तो ऐसे पेशेंट वो होते हैं जैसे डायबिटीज वाले पेशेंट होते हैं। तो डायबिटीज वाले पेशेंट्स में ये चीज कॉमन होती है कि कभी कभी पेशेंट को पता नहीं लगता, उसको चेस्ट पेन हो रहता है पर डायबिटीज की वजह से पता नहीं लगता वो। तो ऐसे पेशेंट्स में होता है, या फिर फीमेल्स में भी कभी कभी ऐसा होता है कि उनमें पता नहीं लगता है कि चेस्ट पेन हुआ है या नहीं हुआ। जैसे एपिगेस्ट्रिक मतलब कि अपना एब्डोमेन में पेन हुआ या एपिगेस्ट्रिक रीजन में पेन हुआ और पता नहीं लगा कि उन्होंने लगा कि गैस का दर्द है, या थोड़ी देर होके रह गया, उसके बाद में डायबिटीज के पेशेंट को डायबिटीज भी है तो बहुत ज्यादा देर दर्द नहीं हुआ और उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया। तो ऐसे केसेस में जब ईसीजी करते हैं तो पता लगता है, और इको करते हैं तो दिल की पंपिंग वगैरह सब कम रहती है, तो पता लगता है कि उसको हार्ट अटैक आया है पहले का। और बाकी अगर जैसे किसी को अपन नॉर्मल आदमी जैसे है, किसी को कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, ये सब नहीं है, और पेशेंट आता है ओपीडी में दिखाने के लिए आता है, तो उसमें जो साइंस हम देखते हैं, साइंस और सिम्टम्स की बात करें अपन, तो उसमें हम देखते हैं कि पेशेंट को छाती में भारीपन होता है, चलने में होता है यूजुअली। इनिशियल जो स्टेज होती है उसमें चलने में होता है। तो चलने में अगर भारीपन हो रहा है, जैसे पहले आदमी आराम से नॉर्मली चल सकता था, 1 से 2 मंजिल आराम से जा सकता है, पर अभी उसको दिक्कत हो रही है रिसेंटली। और दूसरी चीज है कि जैसे पसीना आता है, एकदम से पसीना आता है छाती में भारीपन आने के बाद, तो वो भी एक हार्ट का साइन है। तीसरी चीज है कि सांस फूलता है, चलने पे सांस फूलता है पूरा, तो वो भी एक है। और चौथी चीज अगर अपन माने तो जो छाती में दर्द होता है वो कभी कभी क्या है, बहुत बहुत बार हाथ में, दोनों अपने हाथों में भी जा सकता है, या फिर कभी गले में भी जाता है। तो वो डेफिनेटिव साइन होता है कि मोस्ट लाइकली उसको पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम है। उस टाइम पे हाँ, आपके पास आना जरूरी है। आना बहुत जरूरी है। उस टाइम पेशेंट को मतलब एज ए कार्डियोलॉजिस्ट या किसी डॉक्टर को एक बार इनिशियली दिखाना ही चाहिए। तो जो भी इन्वेस्टिगेशन हो, प्रिस्क्रिप्शन वो सारे कराएं, ये सारी चीजें करें। तो हार्ट अटैक अलग चीज है और ब्लॉकेज एक अलग चीज है। ब्लॉकेज अपन किसी भी, जैसे दिल की नस है जिसमें ब्लॉकेज है, 30% है, 40% भी हो सकता है, 50%, 70, 80, कितना भी हो सकता है। हार्ट अटैक वो कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट को कि इतना ब्लॉकेज हो गया है कि कभी कभी जैसे हार्ट अटैक आ गया तो 100% रहता है, कभी कभी 90% है, 95% है, 90, तो थोड़ा सा भी वो चलता है तो उसको पेन होता है, ये होता है, तब भी उसको हार्ट अटैक रहता है। तो उसके लिए अपन एंजाइम्स करते हैं, एंजाइम्स में ट्रोपोनिन हम उसको बोलते हैं, तो वो भी इलिवेटेड है, वो भी एक तरह का हार्ट अटैक है। जैसे आपने बोला हार्ट ब्लॉकेज, तो आप हार्ट ब्लॉकेज को कैसे डायग्नोस करते हो? टेस्ट होते हैं या फिर यू हैव टू गो विद समथिंग एल्स? हार्ट अटैक भी 3 तरह का होता है, जिसको हम बोलते हैं कि एक को स्टेमी बोलते हैं जिसमें 100% बंद हो जाती है नस जो हार्ट की। एक को बोलते हैं एनिस्टेमी, जिसमें जो हार्ट की जो मार्कर्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिकली हम मार्कर बोलते हैं जिसे कार्डियक ट्रोपोनिन्स बोलते हैं उनको, तो वो एलिवेटेड हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, क्योंकि सप्लाई नहीं जा रही मिडल को, सप्लाई नहीं जा रही, तो उसका जो सप्लाई नहीं जा रही तो वो डैमेज हो जाती है, डैमेज हो जाती है तो वो एंजाइम्स रिलीज होते हैं वहां से, तो वो होता है एनिस्टेमी बोलते हैं उसको हम। एक होता है कि अनस्टेबल एंजाइना, जो भी रिसेंटली अभी दर्द होने लगा उसको और कंटिन्यूसली जैसे ही थोड़ा बहुत चलता है तो दर्द होता है, तो उसको भी हम हार्ट अटैक में काउंट करते हैं। पर वैसे केसेज में 100% नस ब्लॉकेज नहीं मिलती, वैसे केसेज में हो सकता है 80% और 90% ब्लॉकेज। विद 80 और 90% सर्वाइवल के चांसेस होते हैं लोगों के ब्लॉकेज? सर्वाइवल तो अपन ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते। सर्वाइवल तो डिपेंड करता है कि अपन ने जैसे इन्वेस्टिगेशन करे, ईसीजी करा, इको करा, टीएमटी अगर रिक्वायर है तो करा, अपन ने एंजियोग्राफी करा, एंजियोग्राफी में कितना ब्लॉकेज है, क्या है, इको में कितनी दिल की पंपिंग है, कम है, मतलब नॉर्मल है, तो उन सब बहुत सारे फैक्टर्स है। फिर पेशेंट को क्या है, रिस्क फैक्टर क्या क्या है, पेशेंट को डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, और कोई कोमोर्बिडिटी, एज कितनी है पेशेंट की, वो सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उस पर पेशेंट की लाइफ और कितना मतलब की है कि कितनी रिस्क ज्यादा है, वो सारी डिपेंड उस पर करती है। डायबिटीज कैसे से बढ़ाता है, मतलब हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ाता है या नहीं बढ़ाता? मतलब
तो ये तो बहुत ही मतलब कि मैं बोलूँ तो डायबिटीज तो एक ऐसी चीज है जो कि हर तरह की प्रॉब्लम करता है, मतलब पूरी आप बॉडी में, मतलब पूरी सारी बॉडी में, प्रॉब्लम्स की हाँ, जड़ डायबिटीज है। हाँ, हर ऑर्गन को अफेक्ट करता है। आप लीजिए जैसे हार्ट को ले लीजिए, हार्ट में ब्लॉकेज बढ़ाने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं, क्योंकि जो डायबिटीज है, डायबिटीज में क्या होता है कि अपने ब्लड का जो लेवल है उसमें ग्लूकोज बढ़ा हुआ रहता है, ग्लूकोज बढ़ा हुआ, तो उसके साथ में और भी डिजीज है, पेशेंट को ओबेसिटी भी रहती है, उसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ रहता है। वो सारा सारा कोलेस्ट्रॉल जो हार्ट की जो नसें हैं उनमें जमा होना चालू हो जाता है, कैल्शियम भी डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाता है। तो उन सब की वजह से जो हार्ट की जो नसें हैं उनमें नैरोइंग हो जाती है, मतलब एक तरह से सिकुड़ जाती है वहां से, तो वहां से ब्लड फ्लो कम जाता है धीरे धीरे, तो ये ब्लॉकेज बढ़ा देता है। पर ये सब में नहीं होता है, ये उन लोगों में होता है जिनमें डायबिटीज है पर कंट्रोल नहीं है, अनकंट्रोल्ड है, या तो रेगुलर दवाई नहीं ले रहे हैं, तो अंडर ले रहे हैं, मतलब बहुत कम दवाई चल रही है उनको, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर रहे, किसी भी चीज पे ध्यान नहीं दे रहे, वो सारी चीजें होती है, तो बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि कॉम्प्लिकेशन होंगे। ये जैसे हार्ट ब्लॉकेज है, इसके रीजन क्या होते हैं? तो अगर अपन रीजन की बात करें हार्ट ब्लॉकेज की, तो दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, एक तो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होते हैं, एक होते हैं कि नॉन मॉडिफाइबल। तो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में अपन बात करें तो वो होते हैं कि जेनेटिक्स, जैसे पेशेंट को फैमिली हिस्ट्री है पहले से, उनके फैमिली में किसी को लेस देन 40 ईयर्स में हार्ट अटैक आया हो या फिर स्ट्रोक हुआ हो, इस तरह की दिक्कत रहती है, तो वो जेनेटिक्स रहती है, उसमें जीन्स होते हैं जो अफेक्टेड रहते हैं, या फिर कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है जिसको हम कहते हैं फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, इस तरह की दिक्कत रहती है, तो अपन उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो पता लगता है। तो ये तो अपने अपने आते हैं कि नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। और मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जैसे है हाइपरटेंशन है पेशेंट को, डायबिटीज है, ये सारी सारी चीजें हैं, तो इन सब में पेशेंट को मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर कहते हैं। तो इनकी वजह से हाइपरटेंशन अगर अपन माने तो हाइपरटेंशन को मोस्ट अपने मतलब कि मोस्ट ऑफ लोग इग्नोर करते हैं कि क्या है, मेडिसिन स्टार्ट हो जाएगी, जैसे ही मैं डॉक्टर को दिखाऊंगा तो मेडिसिन स्टार्ट कर देंगे, मुझे हमेशा लेते रहना पड़ेगा, मेरा बीपी तो नॉर्मली चलता है, कुछ नहीं है, 130 है, 140 है, कुछ नहीं है, और कभी कभी बढ़ जाता है, तब उनको पता लगता है। हाइपरटेंशन में ऐसा है, सिम्टम्स इतने नहीं पता लगते, अनलेस अदरवाइज कि वो चेक कराने जाता है तब पता लगता है 150 आ रहा है, 160 आ रहा है, ये सब आ रहा है। जब पेशेंट का एकदम से कभी कभी हाई हो जाता है तो पेशेंट को जैसे सिर में दर्द होना या छाती में भारीपन हो जाता है, कभी कभी सांस भी फूलने लग जाती है, तो उसमें भी हार्ट फेलियर के कभी कभी चांस होते हैं, जिसको डायस्टोलिक हार्ट फेलियर कहते हैं, तो वो भी कॉमन होता है। तो ये चीज तब पता लगती है जब एकदम से बीपी बढ़ जाता है, तब जाके उसको लगता है कि हाँ ये बीपी की वजह से हुआ, तब उसको समझाते हैं, तब मेडिसिन से स्टार्ट करते हैं। तो ये एक तरह से इसको हम साइलेंट किलर भी बोलते हैं, क्योंकि पेशेंट को पता ही नहीं रहता, कोई सिम्टम्स उसको तभी आते हैं जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो अनलेस अदरवाइज उसमें स्क्रीनिंग के लिए या कभी चेक नहीं कराए तो पता नहीं लगता है, तो ये धीरे धीरे डैमेज करता रहता है। तो डैमेज में जैसे जितना भी अपना ब्लड प्रेशर ज्यादा रहेगा तो ये जो हार्ट की नसें हैं उनको डैमेज करता है, क्योंकि फ्लो प्रेशर बहुत ज्यादा जाता है। जो हार्ट की नसें होती हैं उनके अंदर इनर लाइनिंग होती है जिसको अपन बोलते हैं एंडोथीलियम, तो जितना ज्यादा प्रेशर जाएगा तो वो डैमेज हो जाएगी, सुपरफिशियल जो सरफेस है वो डैमेज होने के चांस रहते हैं। तो डैमेज होगी तो वहां पे कोलेस्ट्रॉल जो अपने शरीर में जो बॉडी ब्लड में कोलेस्ट्रॉल है जिसको अपन बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, अच्छा, गुड और एलबी, बैड दोनों होते हैं। दोनों होते हैं। तो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे कैल्शियम डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है, तो आर्टरी के जो आर्टरी जब ब्लड वेजल्स जो बोलते हैं अपन, नस बोलते हैं जिसको, तो वो वहां से सिकुड़ना स्टार्ट हो जाती है, सिकुड़ेगी धीरे धीरे ब्लड जाना कम स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको अपन ब्लॉकेज बोलते हैं धीरे धीरे। तो हाइपरटेंशन में ऐसा होता है। इसके अलावा जो कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं कर रहा है, या फिर जैसे स्मोकिंग है, ये भी एक रिस्क फैक्टर होता है, जो बहुत जाता है, स्ट्रेस है वो भी एक रिस्क फैक्टर है, इन सारी चीजों। जैसे आप कोलेस्ट्रॉल की बात करते हो, कोलेस्ट्रॉल कितना डेंजरस है? मतलब कोलेस्ट्रॉल डेंजरस की अपन बात करें तो डेंजरस तो मतलब ऐसे से बोले तो किसी का जैसे नॉर्मल रेंज है उससे, जैसे मान लो कि 100 रेंज है, मान लो किसी की भी अपन मान लें बैड कोलेस्ट्रॉल की माने, उससे जरा सा 110 हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको ब्लॉकेज हो गया है। बहुत बार पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो पीडी में लेके आते हैं कि सर ये कोई भी चेस्ट, उसको चेस्ट पेन हुआ मान लो, और यंग एज है, 20 है, 30 साल की उम्र है, और चेस्ट पेन हुआ उसको, मोस्ट लाइकली उसका 90% चांसेस होते हैं कि नॉन कार्डियक होता है, मतलब हार्ट का चेस्ट पेन नहीं है वो, पर उसने कोलेस्ट्रॉल कराया क्योंकि एडवाइस कर दिया किसी ने कि कोलेस्ट्रॉल बहुत ये रिस्क फैक्टर है और ये बड़ा हुआ है, तो उसका थोड़ा सा भी अगर डिरेंज आता है तो टेंशन वाला, सर इसकी वजह से मेरे को चेस्ट पेन हो रहा है, तो उसकी वजह से ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा डिरेंज हुआ उससे वजह, तो ये तो फर्क पड़ता है कि अपना हो सकता है कि थोड़ा वो डिरेंजमेंट हो उसने कराया हो, जैसे ट्राइग्लिसराइड है तो अपन जैसे खाना खा के कराते हैं तो उस टाइम बड़ा हुआ आ जाता है, या फिर थोड़ा बहुत कैलिब्रेशन का भी फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा हाई होता है तो अपने को वो है रिस्क फैक्टर है ऐसे।
तो उसके लिए अपने को बाकी जांचें भी करानी चाहिए। बाकी जांचों में जैसे टीएमटी है, उसकी जो एक्सरसाइज कैपेसिटी है वो कम है, उसके साथ ईसीजी में चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं, जैसे अपन टीएमटी कर रहे हैं तो उसमें इको भी उसको कराना चाहिए। उसको अगर सिम्टोमेटिक है तो एंजियोग्राफी भी अपन एडवाइस करते हैं। तो एंजियोग्राफी में भी दो तरह की होती है, जैसे कि अपन बोलते हैं सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, दूसरी इन्वेजिव जो कैथ लैब में करते हैं। जैसे आपने कहा कार्डियक अरेस्ट वगैरह है, हाँ, तो ये 3 फैक्टर्स है, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट ब्लॉकेज। इनमें डिफरेंस क्या है तीनों में? आर अच्छा। दे सेम और दे आर डिफरेंट? तीनों ही चीजें अलग हैं बिल्कुल, मतलब एक दूसरे से पर मिलती जुलती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बिल्कुल ही वो है कि जो इससे रिलेशन ही नहीं है ऐसा। तो हार्ट ब्लॉकेज अपन बोले तो हार्ट ब्लॉकेज कितना भी हो सकता है किसी पेशेंट को। जैसे हम 50% से कम होता है तो उसको हम रिपोर्ट में प्लाक लिखते हैं, अच्छा। तो 50% से कम होता है यूजुअली, तो वो भी एक तरह से ब्लॉकेज है। अगर किसी को 30-40 लिख रहे हैं तो वो भी एक तरह से ब्लॉकेज है। किसी को 80% है तो वो भी हार्ट ब्लॉकेज है, 100% है तो भी हार्ट ब्लॉकेज। दूसरी चीज अपन बोलते हैं जिसको कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट एक तरह से है कि उसका हार्ट काम करना बिल्कुल बंद कर चुका है। हार्ट अटैक में काम कर रहा है, हार्ट अटैक में काम कर रहा है, अच्छा। कम कर रहा है, मतलब एज नॉर्मल है, उससे कंपेरेटिवली कम कर रहा है पर काम कर रहा है हार्ट अटैक। कार्डियक अरेस्ट वो चीज है जो एंड स्टेज होगी कि अब उसके बाद दिल की पंपिंग सब कुछ बंद होगी, धड़कन बंद होगी, तो इसके बाद अपन जो बोलते हैं सीपीआर स्टार्ट करते हैं, चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करते हैं, वेंटिलेशन देते हैं, ये सारी चीजें वो उसके बाद ही करते हैं कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक वाले पेशेंट में सीपीआर नहीं करते हैं डायरेक्टली। हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स में उसको अटैक आया है, उसका अपन ट्रीटमेंट करते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं, ब्लॉकेज कितना है उसके अकॉर्डिंग अपन स्टेंट डालना है या क्या करना है, बाईपास करना है या ट्रीटमेंट देना है, वो सारी चीजें होती आप बाईपास और स्टेंट बता रहे हो, तो वो डिसाइड कैसे करते हो कि कौन सी करनी? दोनों चीजें सेम है या डिफरेंट है? हैं। हाँ, दोनों डिफरेंट है, मतलब हाँ। काफी डिफरेंस है दोनों में। तो एक होता है कि अपन एंजियोप्लास्टी जिसको बोलते हैं, स्टंटिंग करते हैं, दूसरी होती है बाईपास जिसमें अपन पैर की नस से ग्राफ्ट निकालते हैं या हाथ से ग्राफ्ट निकाल के वो अपन हार्ट में लगाते हैं वहां पे। तो इनको अपन डिसाइड करने के लिए 3-4 मेजर चीज होती हैं जिनके बेसिस पे अपन डिसाइड करते हैं। एक चीज होती है कि जैसे अपन ने एंजियोग्राफी करा, एंजियोग्राफी में उसकी डिजीज देखते हैं हम कितनी है। डिजीज अपन ने देख लिया, 3 नसें होती हैं अपने हार्ट में, लेफ्ट साइड में एक मेन होती है, उससे डिवाइड होती हैं, 2 नसें बनती हैं, और आगे जाके और ऐसी राइट साइड में एक नस होती है। तो लेफ्ट साइड की जैसे नस है तो मेन नस में ब्लॉकेज है, मान लो ब्लॉकेज है, सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज है, और उसके बाद में जो डिवाइड में भी ब्लॉकेज है, और वो स्टार्टिंग से लेके आगे तक है ब्लॉकेज, ठीक है, दोनों सब। ऐसे ही राइट साइड में ब्लॉकेज है, तो पेशेंट को मेन नस के साथ तीनों नसों में ब्लॉकेज है, जिसमें अगर स्टेंट लगाना चाहेंगे तो बहुत सारे स्टेंट लगेंगे, मल्टीपल स्टेंट लगेंगे, और एक साथ इतने सारे स्टेंट कभी लगाते भी नहीं है। एक बार में एक नस का हम इलाज करेंगे, फिर दूसरी बार में दूसरी का करेंगे 15 दिन या 1 मंथ के बाद में, या फिर नेक्स्ट टाइम बुला के उसका तीसरी नस का। तो ऐसे मल्टीपल स्टेंट लगेंगे। जितने ज्यादा स्टेंट लगेंगे उतना ही चांस होता है कि स्टेंट बंद होने के चांस भी बढ़ जाते हैं पेशेंट। जितनी लेंथ ज्यादा होती है स्टेंट की उतना ही चांस बढ़ जाते हैं कि बंद होने के चांस भी बढ़ते हैं थोड़े, एज कम्पेयर टू जैसे छोटा स्टेंट लगा रहे हैं उसमें कम चांस होते हैं, कम ब्लॉकेज है, मतलब मतलब कि लेंथ कम है ब्लॉकेज की, तो कम चांस होते हैं कि फ्यूचर में बढ़, जितना ज्यादा होगा उतना चांस बढ़ जाते हैं। तो मल्टीपल स्टेंट है, तो ऐसे केसेज में फिर हम बाईपास के लिए प्रेफरेंस करते हैं। एक चीज तो ये होती है। दूसरी चीज होती है कि पेशेंट को डायबिटीज है, तो उसको भी प्रेफरेंस देते हैं कि उसके फ्यूचर में रिस्क ज्यादा होती है, स्टेंट बंद होने के चांस थोड़े ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन, तो उसको भी हम एडवाइस करते हैं कि बाईपास करा सके। पर अगर बात करें रिसेंट में जो पहले के कंपैरिजन में आज के टाइम में जो एंजियोप्लास्टी है वो बहुत एडवांस हो चुकी है। एडवांस कैसे? एडवांस में अगर अपन बात करें तो पहले के टाइम में स्टेंट लगाते थे, उससे पहले जैसे इमेजिंग वगैरह है जो अभी है, पहले के टाइम में जो और थी, जैसे कि पेशेंट को कैल्शियम भी है साथ में, उसमें जो नस है दिल की उसमें कैल्शियम है, उसको अपन कैसे हटाएं, वो सारी चीजें पहले थी पर उतनी नहीं थी। जैसे आज के टाइम में रोटा एब्लेशन है वो पहले भी था, पर उसके साथ साथ इंट्रावेस्कुलर लिथोट्रिप्सी है जिसमें बैलून से अपन उसमें रेडिएशन जाती है और उसके थ्रू वो एनर्जी डिलीवर करती है, उससे वो कैल्शियम ब्रेक हो जाता है और स्टेंट अच्छे से एक्सपांड होता है। तो जो इमेजिंग है, इमेजिंग से हम पहले डिजीज कितनी है उस पेशेंट में, उसमें जो आगे की साइड कैथेटर होता है, कैथेटर में आगे की साइड कैमरा होता है, उसके थ्रू अंदर जाते हैं हम नस के, उसको देखते हैं अंदर से नस कैसी है, मतलब कितना ब्लॉकेज है, उससे एग्जैक्टली पता लगता है कितनी लेंथ तक है, कितने साइज का स्टेंट अपने को लगाना है, वो सारी।
लगाने के बाद फिर से अपन चेक कर सकते हैं स्टेंट के अंदर से कि कितना स्टेंट एक्सपांड हुआ है। पूरा एक्सपांड नहीं हुआ तो दोबारा ब्लॉकेज होने के चांस बढ़ते हैं, तो एक्सपांड नहीं हुआ तो हम बैलून ले जाके फिर से एक्सपांड करते हैं। तो ये इमेजिंग टेक्निक ये सारी इतनी एडवांस हो गई हैं, तो अपन जो एंजियोप्लास्टी की सक्सेस रेट है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसके साथ साथ जो एंटी प्लेटलेट जो हम ब्लड थिनिंग मेडिकेशन देते हैं वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग आ चुकी हैं अभी कि बहुत कम चांस होते हैं स्टेंट थ्रोम्बोसिस या जो दो फ्यूचर में दोबारा स्टेंट के बंद होने के चांस। तो वो एक चीज है, इसकी वजह से भी लोग बाईपास को कम प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि स्टेंट भी बंद होने के चांस कम हो गए हैं इसका। तो वो चीज है। तो एक चीज मैंने बताई आपको कि डिजीज की कितनी सीवियरिटी है। अगर तीनों नसों में ब्लॉकेज है, मेन नस में ब्लॉकेज है, तो स्टेंट लगाएंगे तो मल्टीपल लगेंगे, तो उस ऐसे में हम बाईपास प्रेफरेंस करें। दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि पेशेंट सूटेबल है कि नहीं है सर्जरी के लिए। वो हम डिसाइड करते हैं कि हम सर्जन के पास भेज दिया, सर्जन ने डिसाइड किया कि पेशेंट बहुत ओल्ड एज है, मान लो 80 है, 90 ईयर एज है, तो उसको वेंटिलेटर पे लेना पड़ता है। जब भी बाईपास सर्जरी करते हैं तो रिकवरी होने के कम चांस होते हैं। तो बहुत ओल्ड एज है पेशेंट और बहुत ज्यादा ऐसा चलता फिरता भी नहीं है, इतना भी नहीं है कि बहुत ज्यादा काम ये सब करते हैं, तो वैसे केसेज में सूटेबल नहीं है मान लो सर्जरी के लिए। या फिर बहुत ही ओबेसिटी है पेशेंट को, तो वैसे पेशेंट्स में भी वेंटिलेटर से रिकवरी होने में बहुत डिफिकल्ट होता है टाइम। तो ओबेसिटी रहती है तो वैसे पेशेंट्स को भी प्रेफरेंस होता है कि स्टेंट के थ्रू काम चलेगा। तो हम सर्जन के पास भेजते हैं, वो अनफिट करते हैं कि फिट नहीं है सर्जरी के लिए, तो बहुत ज्यादा ओबेस है पेशेंट, या फिर पेशेंट के लंग्स हैं वो बहुत ही मतलब कि ठीक नहीं है, मतलब रिकवरी होने के चांस कम रहते हैं। लंग्स डैमेज है, सीओपीडी है, क्रॉनिक स्मोकर है बहुत टाइम से, या फिर पहले से वो डैमेज है, ट्यूबरकुलोसिस पहले हुआ है या कुछ हुआ है, तो लंग्स डैमेज है पहले से, तो उतने एफिशिएंट नहीं है कि वो रिकवरी हो जाए पेशेंट। तो वैसे केसेस में सर्जिकली अनफिट होता है पेशेंट, तो उसमें भेजने के बाद भी सर्जन को बाईपास प्रेफरेंस नहीं देता, वो वापस कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेजता है कि आप इसमें स्टेंटिंग करो तो ठीक है, ज्यादा बेटर, क्योंकि रिकवरी होने के बहुत कम चांस होता है वैसे पेशेंट। तो स्टेंटिंग से पेशेंट का जितना काम चले उतना चल सकता। तीसरी चीज होती है कि जैसे ये क्या सर्जरी जो अपन मतलब कि करते हैं, तो कुछ पेशेंट्स होते हैं कि जैसे उसमें पूरा ओपन हार्ट करते हैं, मतलब कि पूरा ओपन करते हैं अपन, और पेशेंट डर जाता है बहुत ज्यादा कि मैं नहीं कराना चाहता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, स्टेंट ही लगा दो आप। तो वो भी होता है कि पेशेंट डिनाई कर दिया कि वो चाहता ही नहीं, सर्जरी कराना ही नहीं चाहता। तो वैसे केसेस में फिर लास्ट ऑप्शन होता है कि आप स्टेंट आप जितने एक का करो, दो का करो, जितने स्टेंट लगे वो लगा दीजिए आप। चौथी चीज होती है कि जो सर्जरी अपन कर रहे हैं उसमें ग्राफ्ट लगाते हैं, तो उसके लिए जो अपनी दिल की नसें होती हैं उनका जो डिस्टल पार्ट होता है वहां पे वो ग्राफ्ट लगते हैं, मिड से डिस्टल की तरफ। तो वहां से आगे की नस है वो नॉर्मल होनी चाहिए एटलीस्ट। अगर उसमें भी बीमारी है तो ग्राफ्ट भी लगा देंगे तो वो तो फ्लो तो जाएगा ही नहीं उसमें आगे। तो अगर उसमें ग्राफ्ट लगने के लिए जगह नहीं है, मान लो पूरी में ही डिजीज है, शुरू से लेके एंड तक ही डिजीज है, तो उसमें ग्राफ्ट ही नहीं लगेगा, तो फिर उसमें कोई उपाय नहीं है कि आप सर्जरी करने का कोई बेनिफिट नहीं है। आप सर्जरी के लिए रेफर भी कर दोगे तो कोई बेनिफिट नहीं है। तो वैसे केसेस में या तो हम मेडिकेशंस पे रखते हैं कि मैक्सिमम जितनी मेडिसिन पे पेशेंट का काम चल जाए उतना, या फिर ऐसा जैसे कि मेन ये नस है जिसमें बहुत ज्यादा एरिया को सप्लाई करती है, वैसी नस में स्टेंट लगा देता है। ओबेसिटी एक फैक्टर जो आपने बताया, मतलब इसमें एज मैटर नहीं करती, हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर जो भी कहते हैं उसमें एज मैटर नहीं करती। एज मैटर करती है, एक रिस्क फैक्टर है एज, अपन बोले तो एज, बट अगर पेशेंट को रिस्क फैक्टर बहुत सारे हैं तो फिर एज का इतना मतलब वो नहीं है, जैसे यंग में भी हो सकता है। अभी जैसे रिसेंट में मैंने न्यूज में सुना था 9 years old जो लड़की थी राजस्थान से थी, उसको हार्ट अटैक आ गया। तो उसका अपन ये कह सकते हैं कि 9 ईयर में हार्ट अटैक आना तो बहुत ही अनलाइकली है कि 9 ईयर में। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जिसके कारण सडन डेथ हो जाती है। हाइट, वेट या बॉडी स्ट्रक्चर भी डिपेंड करता है, मतलब हाइट का बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर बॉडी मास इंडेक्स बहुत ज्यादा है, जैसे एक नॉर्मल रेंज है उससे ज्यादा है, तो जो ओबेस पेशेंट होते हैं उनमें ज्यादा होता है हमेशा, तो वो एक तरह से रिस्क फैक्टर है, वो मानते हैं अपन। जैसे हम कंसिडर करते हैं ओबेसिटी जिसको आदमी या औरत को है, वो कोलेस्ट्रॉल कंसिडर होगा उसके अंदर।
हाँ, ओबेसिटी है तो चांस है कि कोलेस्ट्रॉल हाई चांस है कि कोलेस्ट्रॉल है, उसका बैड कोलेस्ट्रॉल है, हो सकता है ज्यादा ही होगा मोस्ट प्रोबेबली, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो कम ही रहेगा चांस है, और जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है वो भी काफी ज्यादा रहेगा, क्योंकि ओबेसिटी वाले पेशेंट में बहुत कॉमन है ये चीज। तो एक आइडियल एज क्या है चेक कराने की, मतलब एक रेगुलर चेकअप, जैसे हम कहते हैं ना, हम रेगुलर बॉडी चेकअप करा ले जिसमें पता चल जाए हमारे कुछ कमी है नहीं है, तो एक आइडियल एज क्या कंसिडर करते हैं? एक्चुअली जो गाइडलाइंस में है वो तो ये है कि बोलते हैं कि जैसे आफ्टर 20 है एक बार स्क्रीनिंग करवा लेनी चाहिए, और नहीं तो जैसे 40 के बाद तो एक बार चेक करवाना ही चाहिए, मतलब उसके बाद रेगुलरली चेक करा 6 मंथ से 1 ईयर से चेक कराते रहना चाहिए, और उसमें भी आप कराओ क्या कराना है, हार्ट के हिसाब से आप चाहते हो तो क्या क्या चीज करानी है उसमें आपको करानी है। रूटीन इन्वेस्टिगेशन तो आप करा रहे हो, उसके अलावा आपको कराना है टोटल कोलेस्ट्रॉल, जो लिपिड प्रोफाइल जो अपन बोलते हैं वो, शुगर के टेस्ट आप करवाइए उसमें, और इसके साथ एक ईसीजी और इको और टीएमटी आप करा सकते हैं आफ्टर 40, आफ्टर 40 मतलब। अच्छा, ये सारे आफ्टर 40? हाँ, आफ्टर 40। हाँ. अगर पेशेंट की एक्सरसाइज कैपेसिटी ठीक है और डेली 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर चल रहा है तो ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि आप टीएमटी उसका कराओ, कोई जरूरत नहीं है। इको अपन इसलिए करते हैं, देख लेते हैं कि हार्ट की फंक्शनिंग ठीक है कि नहीं है, पंपिंग ठीक है कि नहीं है, उसके वाल में कोई लीकेज तो नहीं है, ऐसे तो पेशेंट को कोई कंप्लेन नहीं है, स्टिल फिर भी हम देख लेते हैं, कई बार पेशेंट को पता नहीं होता स्टिल उसको रहती है दिक्कत। और दूसरी चीज है कि जैसे किसी को रिस्क फैक्टर है, पहले से ही रिस्क फैक्टर हैं, फैमिली के रिस्क फैक्टर हैं, जैसे आप बोलो कि जैसे फैमिली में हिस्ट्री है कि स्ट्रोक आया है या एमआई आया हुआ है बिफोर 40, 40 से कम उम्र में आया हुआ है, तो ऐसे पेशेंट्स में स्क्रीनिंग जरूरी होती है, तो आफ्टर 20 वो स्क्रीनिंग के लिए जा सकते हैं, टोटल लिपिड प्रोफाइल करा लें, ईसीजी करा लें, इको करा लें, और थोड़ी बहुत रिस्क रहती है तो सिटी कोरोनरी भी कभी कभी एडवाइस कर देते हैं, जैसे सिम्टम्स है, सिम्टोमेटिक है थोड़ा बहुत, तो वो हम एडवाइस कर सकते हैं। तो ये उन पेशेंट्स में जिसमें रिस्क फैक्टर है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, और फैमिली हिस्ट्री भी है स्ट्रोक है, एमआई की, तो ऐसे पेशेंट हाई रिस्क होते हैं, तो उनमें अर्ली जैसे आफ्टर 20 यू कैन स्टार्ट। जो लोग जिम एक्सरसाइजेस करते हैं और जो लोग वॉक करते हैं, बोथ आर इन द सेम क्राइटेरिया, या फिर जो एक्सरसाइज जो डेली वॉक कर रहे हैं उनको हार्ट रिस्क कम रहता है, और जो जिमिंग वाले, क्योंकि बहुत सारे जिम केसेस आए ना, हार्ट अटैक आ गया जिम करते करते? ऐसा तो स्टडीज में ऐसे तो नहीं मानते हैं कि ऐसी भी कोई प्रूवन चीज नहीं है कि जिम करेगा तो हार्ट अटैक आने के चांस रहेंगे, और एक्सरसाइज जैसे कि मॉर्निंग वॉक कर रहा है तो उससे नहीं आएंगे, ऐसा कुछ है नहीं कि जैसे स्टडीज में जितने भी स्टडीज है ऐसा कुछ नहीं है। वो उन चीज में जैसे जिम करने गए हैं तो थोड़ा हेवी एक्सरसाइज हो जाती है, पर इस तरह की एक्सरसाइज ऐसा नहीं है कि सब में ही दिक्कत आएगी, या किसी किसी को ऐसा रहता है, उसका कभी स्क्रीनिंग नहीं हुआ, कभी उन्होंने दिखाया नहीं डॉक्टर को। उसमें ऐसा है कि जैसे मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि एक तरह की डिजीज होती है हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, तो ऐसे केसेस में हेवी एक्सरसाइज करता है तो दिल की धड़कन बहुत ज्यादा एकदम से बढ़ जाती है, या उसको चक्कर आते हैं, बेहोश हो जाता है पेशेंट, वापस होश में भी आ जाता है, तो उसको सिंकोप बोलते हैं। तो ऐसे सिम्टम्स वैसे पेशेंट्स में आते हैं, वो धड़कन एकदम से बढ़ गई जैसे वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर, तो ऐसे केसेस में पेशेंट की सडन डेथ भी होने के चांस रहते हैं। या फिर जैसे मैंने बोला कि अभी बताया था चैनलोपैथी, जो कंडक्शन सिस्टम है उसकी कुछ एब्नॉर्मलिटी रहती है, जैसे लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम है, और भी कई ब्रूगडा सिंड्रोम है, और भी तरह की जो चैनलोपैथी जो, तो वैसे केसेस में भी कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट को पता नहीं रहता है, जैसे जो भी जिम करने जा रहा है, तो वैसे केसेस सडन डेथ होने के चांस होते हैं वैसे केसेस। इन केस अगर आपको उस टाइम पे हार्ट अटैक आए तो मतलब प्रिकॉशंस क्या क्या लेनी चाहिए? अगर उस टाइम हार्ट अटैक आया, जस्ट मैन हुआ या कुछ हुआ, तो तुरंत आप इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाओ, नियर बाद में जो भी डॉक्टर है वहाँ पे चाहिए, उसके बाद में जो भी है वो प्रेस्क्राइब है, ईसीजी तो एटलीस्ट करानी है, उसमें कुछ चेंजेस हैं, सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं, तो तुरंत पास में जो भी है कार्डियोलॉजिस्ट है वहाँ दिखाएं, और वहाँ से भी अभी पता लगा कि हार्ट अटैक ही है तो तुरंत अपने जो एंजियोप्लास्टी वाली कैथ लैब वाली जैसा हॉस्पिटल है तो वहाँ शिफ्ट करें। तो इसमें भी टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि टाइम कितना टाइम में क्या क्या हो रहा है, हाँ वो क्या हो गया, दूसरा है कि कितना जल्दी उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। जैसे इन केस किसी की सिचुएशन ऐसा है, हॉस्पिटल बहुत दूर है, एम्बुलेंस नहीं आ रही है, तो तब क्या सपोर्ट मिलना चाहिए? हाँ, ये बहुत ही कॉमन है, मतलब जो जितना भी डिले मैक्सिमम होता है वो इंडिया में जो कॉमन डिले है वो ट्रांसपोर्ट डिले ही है।
पेशेंट को पता लग गया कि है हार्ट की वजह से दर्द हो रहा है, ये सब है, एम्बुलेंस को भी कॉल किया, एम्बुलेंस भी आ गई, पर ट्रांसपोर्ट डिले में इतना है, हॉस्पिटल दूर है, पहुंचने में बहुत टाइम लग रहा है, मतलब 2 घंटे हो रहे हैं, 3 घंटे वेस्ट हो रहे हैं, तो वो टाइम डिले है, वो टाइम जितना निकलता है उतनी हार्ट की मसल्स डैमेज होती रहती है, क्योंकि सप्लाई नहीं जा रही आगे। तो जो ब्लॉकेज है 100% हो गया, उसकी वजह से अटैक आ गया, आगे ब्लड सप्लाई नहीं जा रही, तो जितना टाइम डिले होता है उतना डैमेज होता रहता है। तो जो गोल्डन पीरियड जो बोलते हैं हम, शुरू के 4 आवर्स बोले जाते हैं, अप टू 12 आवर्स भी मतलब कि विंडो पीरियड में काउंट होता है। अप टू 12 आवर्स तक भी पेशेंट पहुंच जाता है तो एंजियोग्राफी हो जाती है, उसके बाद में अगर सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज है तो एंजियोप्लास्टी होती है। पर शुरू के अगर हम माने कि 90 मिनट से 2 आवर के बीच का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होता है। अगर उसमें पेशेंट पहुंचता है तो उसकी रिकवरी होने के बहुत ज्यादा चांस होता है एज कम्पेयर टू अदर्स। तो जो सीपीआर है, हार्ट स्टिमुलेशन और हार्ट सपोर्ट मशीन एंड ऑल जो भी है, इनका इनकी जरूरत कब पड़ती है? मतलब सीपीआर की तो जैसे अपन ने पहले भी बात करी थी कि जैसे पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो गया, सडनली पेशेंट की धड़कन थी वो एकदम से बंद हो गई, काम करना बंद कर दिया हार्ट ने, तो उस टाइम अपन चेस्ट कंप्रेशन देते हैं और साथ में वेंटिलेशन सिक्योर करते हैं, तो उसको तो अपन बोलते हैं सीपीआर। और दूसरी चीज आपने बोला है कि हार्ट स्टिमुलेशन, तो हार्ट स्टिमुलेशन एक तरह का ये होता है कि जिसमें अपन पेशेंट की धड़कन कम हो गई मान लो, एक सिग्निफिकेंट जो होती है, जैसे नॉर्मली है 60 टू 100 के बीच में होती है, 60 से कम हो गई, 50 है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पर उसको सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे चक्कर आ रहे हैं, बेहोशी आ रही है, तो उस तरह की अगर दिक्कत होगी तो वैसे केसेस में हम पेसमेकर लगाते हैं। पेसमेकर 2 तरह के होते हैं, टेम्पररी और परमानेंट। तो उसको हम बोलते हैं, उस पेसमेकर से वायर जाता है, एक वायर के थ्रू हम हार्ट के चैम्बर में हम भेजते हैं उस वायर को, वो स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट करके उससे हार्ट की जो धड़कन है वो जनरेट होती रहती है, तो उसको बोलते हैं हार्ट स्टिमुलेशन। नॉर्मल चेस्ट पेन और एक हार्ट अटैक का चेस्ट पेन जो होता है, उसमें क्या डिफरेंस है? मतलब हम कैसे मतलब आइडेंटिफाई करें कि अच्छा अभी हार्ट अटैक आया हमें, या फिर ऐसे नॉर्मल गैस्ट्रिक चेस्ट पेन चल रहा है या कुछ और? कभी कभी और भी दर्द होते हैं, हाँ तो हाँ उसमें कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इनके बीच में? हाँ, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि गैस का दर्द है या चेस्ट पेन। जो मैंने पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं इस चीज पे कि चेस्ट पेन जो होता है, अगर पेशेंट बता रहा है कि मेरे को एग्जैक्टली पिन पॉइंट कर दे कि यहाँ पे हो रहा है, उंगली लगा के बताए, दबाने से भी ऐसे दर्द है, तो वो तो कभी अच्छे हार्ट का बहुत ही रेयर है चांस की वो। इस तरह का दर्द है कि चेस्ट पेन उसको हो रहा है, चलने में हो रहा है चेस्ट पेन, छाती में भारीपन आता है चलने में, चांस है, ज्यादा चांस है कि हार्ट का दर्द। इस तरह का दर्द है कि उसको पहले कभी नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ उसको दर्द, और इतना सीवियर है, काफी सीवियर चेस्ट पेन हो रहा है, तो वो चांस है कि वो हार्ट का है। अच्छा। इस तरह का पेन हो रहा है कि पेन के साथ पेशेंट को स्वेटिंग भी हो रहा है, धड़कन भी तेज हो रही है बहुत ज्यादा, तो इस तरह का दर्द है, तो आप मानो कि हार्ट की दिक्कत है पेशेंट को। या फिर चेस्ट पेन हो रहा है, साथ में दोनों बाजुओं में भी जा रहा है, या फिर गले तक भी आ रहा है इस तरह का दर्द, तो वो भी हार्ट का दर्द। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेशेंट को खाना खाने के बाद दर्द होता है, तो उसको हम बोलते हैं पोस्ट प्रांडियल एंजाइना, तो वो भी एक हार्ट का सिम्टम्स है। जैसे हार्ट अटैक है, हार्ट ब्लॉकेज है, हार्ट ब्लॉकेज रिवर्सिबल भी है या फिर वी कांट रिवर्स इट? ये है तो है ही। रिवर्सिबल की बात अपन करें तो रिवर्सिबल में ऐसा है कि अगर अपन किसी को हार्ट ब्लॉकेज है, उसको बता दिए कि इतना ब्लॉकेज है, वो चाहता है कि मैं कुछ नहीं कराना चाहता है, कि मेडिसिन पे पेशेंट को हम रखते हैं मान लो, तो उससे रिवर्स नहीं होता है वो कभी भी। ऐसा नहीं है कि आपको ब्लॉकेज 80% है, वो 50% हो जाएगा, 30% हो जाएगा, आप मेडिसिन लेते रहिए, ऐसा तो वैसा चांस नहीं होता कभी भी। उसको आगे प्रोग्रेशन नहीं होगा उसका, कि बहुत बढ़ेगा नहीं। अगर आप मेडिसिन रेगुलर ले रहे हो, आप बीपी कंट्रोल कर रहे हो, शुगर कंट्रोल कर रहे हो, आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो, आप बैलेंस डाइट ले रहे हो, ये सारी चीजें कर रहे हो, तो बहुत कम चांस रहेंगे कि वो बढ़ेगा आगे। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को 100% नस ब्लॉकेज होगी, इंजेक्शन अपन ने दिया जिससे वो थक्का घोलने वाला इंजेक्शन होता है, तो उसकी वजह से उसकी नस में पूरा ओपन हो गई, तो वैसे केसेज में वो रिवर्स हो जाता है कि टाइम पे पेशेंट पहुंच गया और हमने इंजेक्शन लगा दिया, उससे बेनिफिट हो गया, तो वो एक केस हो सकता है कि रिवर्सिबल उस टाइम। पर जो ब्लॉकेज लॉन्ग टाइम से पेशेंट को ब्लॉकेज है, 70-80% ब्लॉकेज है, इस तरह का ब्लॉकेज है, कभी रिवर्स नहीं होता। तो जैसे आपने एक बात बोली थी, ब्लड थिनिंग, आप मेडिसिन देते हो, तो ब्लड थिनिंग मेडिसिन क्यों देने की जरूरत पड़ती है? थिक ब्लड क्लॉट ज्यादा बनाते हैं, ये रीजन है या और कुछ? हाँ, थिक ब्लड जो होता है उसमें चांस ज्यादा होते हैं, और ब्लड थिनिंग मेडिकेशन इसलिए देनी जरूरी होती है कि थक्का जैसे पहले भी
किसी को बना है, मान लो अटैक आया है, तो उसमें प्रोन है वो पेशेंट मोर की ओके। फ्यूचर में भी हो सकता है ऐसे, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए कि नेक्स्ट टाइम नहीं बने उसमें इस तरह का धक्का। कोविड वैक्सीन जो आई थी, काफी लोगों ने ये कहा था कि हार्ट अटैक उससे आ रहा, हार्ट ब्लॉकेज उससे हो रही है लोगों को, तो ये मिथ है या सब सुनने में हमें आ रहा है या सच्चाई है इसमें कुछ? कहना थोड़ा सा मुश्किल है इसके बारे में। एक्चुअली स्टडीज में बहुत ज्यादा ऐसा प्रूवन भी नहीं है कि केवल वैक्सीन की वजह से है। जो अभी यंगस्टर में अपन देख रहे हैं कि हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, हाँ। ये कॉमन हो गया है, थोड़ा सा कोविड के बाद थोड़ा सा बढ़ भी गया है। तो वो ये भी अपन नहीं कर सकते कि क्योंकि वैक्सीन लगवाया है उसको भी तो कोविड हुआ होगा, हाँ। तो कोविड की वजह से बढ़ रहा है या वैक्सीन की वजह से वो चीज हुई है, वो कहना मुश्किल है। क्योंकि कोविड भी में भी अपन ऐसी मेडिकेशन देते थे, वो भी अंदर क्लॉट बनाने की प्रवृत्ति थी उसमें कोविड में, तो उसकी वजह से हो रहा है, तो वो भी कहना मुश्किल है। तो ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि वैक्सीन की वजह से ही हुआ है ऐसा। तो ये काफी लोगों ने बोला था कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, हार्ट अटैक आ जाएगा। नहीं, ऐसा कहना मुश्किल है क्योंकि स्टडीज में ऐसा प्रूवन नहीं है। अगर इस तरह का ही होता तो फिर वैक्सीन ही क्यों लगाते लोग। स्मोकिंग और अल्कोहल एक फैक्टर कंसिडर करा जाता है कि ये हार्ट ब्लॉकेज का है, और स्ट्रेस भी समवेयर इट इज देयर, बट पोल्यूशन भी कहीं ना कहीं रिलेटेड है हार्ट ब्लॉकेज से, या फिर इट्स पोल्यूशन में अभी रिसेंट स्टडीज हो चुकी हैं, पोल्यूशन पे भी, जो भी पोल्यूशन है वो भी एक रिस्क फैक्टर है। अच्छा। उतना नहीं है जितना कि स्मोकिंग अपन मानते हैं, बाकी और चीजें हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, जितना है उतना नहीं है डायरेक्ट वो रिलेशन, पर कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है ये भी पोल्यूशन। ऐसे जैसे पोल्यूशन है जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जिन्हें माइन्यूट पार्टिकल्स बोलते हैं, वो लंग्स में जाते हैं, लंग्स में जाके ब्लड में भी जा सकते हैं, जाने के बाद में वो सारे जो हार्ट की जो नसें हैं वहाँ जाके वहाँ पे भी वो इन्फ्लामेशन जो हम बोलते हैं, इनर लाइनिंग है, उसको डैमेज कर सकते हैं। डैमेज करेंगे तो वो आगे जाके फिर वहीं पे कोलेस्ट्रॉल जो पोजिशन स्टार्ट हो जाता है, उसको अपन बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। मतलब वहाँ पे जो हार्ट का है ब्लॉकेज स्टार्ट हो गया एक तरह से। तो पोल्यूशन भी कहीं ना कहीं पार्ट है, मतलब कि एक तरह से इंडिपेंडेंटली बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर तो नहीं मान सकते, पर रिस्क फैक्टर है ऐसे। मतलब एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करनी, जिसको एज अ हार्ट पेशेंट, कोई हार्ट ब्लॉकेज का पेशेंट है तो उसको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? बेसिकली डाइट और एक्सरसाइज। हाँ, ये सारी चीजें तो हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है तो ये है कि जैसे मेडिसिन उसको दिए तो वो टाइम टू टाइम ले, रेगुलर चेकअप कराएं, जो भी मंथली 2 मंथ या 3 मंथ से जब भी करा रहे हैं रेगुलर चेकअप कराएं। दूसरा है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में पेशेंट्स को डाइट किस तरह की लेनी है, बैलेंस डाइट लेनी है, सारी चीजें, फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेने हैं, साथ में ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं, जैसे अखरोट है, बादाम, ये चीजें कर सकते हैं। इसके अलावा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में अपना आता है कि स्मोकिंग वगैरह कर रहा है तो उसको स्टॉप करें। स्मोकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। साथ में पेशेंट को बीपी है, शुगर है, उसको रेगुलर दिखाते रहें, कंट्रोल में रहे वो चीज। अगर कंट्रोल में नहीं रहेगी तो रिस्क बढ़ जाएगी। उसके अलावा अपन देखें तो रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं पेशेंट। मॉर्निंग वॉक है, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, तो मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए, करना चाहिए, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर शायद जितना भी चल सकता है उतना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा खान पान का स्पेशली ध्यान रखें कि बाहर की चीजें अवॉइड करें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बाहर की चीजें हैं, बर्गर, पिज्जा है या कचौरी, इस तरह के जो किस तरह के ऑयल में वो बना रहे हैं, जो भी है ये चीजें, तो वो अवॉइड करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो चीज। वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, वीगन, इनका भी कोई इफेक्ट है या ये भी जस्ट लोग बोल रहे हैं, सिर्फ बोलना चाह रहे हैं कि नहीं आप वेजिटेरियन रहो, नॉन वेजिटेरियन रहो, नहीं वीगन बन जाओ? नहीं नहीं, ऐसा कोई बनने से ऐसा नहीं होता। जैसे पेशेंट को किसी को पहले से ही रिस्क फैक्टर है तो वो बन भी गया तब भी उसमें रिस्क फैक्टर तो पहले से ही है, तो वो सारी चीजें अगर ठीक नहीं करेंगे तब भी उसको चांस तो रहते हैं। पर स्पेशली जैसे अपन बोलते हैं कि एग है, एग तो मतलब कि जो लोग खाते हैं वो तो मानते हैं कि वेजिटेरियन है, जो नहीं खाते हैं वो कहते हैं कि नॉन वेज है। पर एग एज ए सेफ है, मतलब ऐसे कोई इश्यू नहीं है बहुत ज्यादा। अंदर का येलो पार्ट हटा के अपन खा सकते हैं तो उसमें प्रोटीन्स रहता है। अंदर का पार्ट, येलो वाला पार्ट भी खा सकते हैं, पर उसमें कोलेस्ट्रॉल वो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, तो उसको अवॉइड करें तो ज्यादा ठीक है ऐसे। और इसके अलावा अपन देखें तो चिकन है, मटन है। मटन थोड़ा सा ये होता है कि उसमें थोड़ी सी फैट की मतलब बहुत ज्यादा होती है थोड़ी, तो वो थोड़ा सा रिस्की होता है एज कम्पेयर टू अदर। तो मैं किसी को ये नहीं कहूंगा कि नहीं खा रहे हैं तो खाना स्टार्ट करें, या खा रहे हैं तो बंद करें, ऐसा स्पेसिफिकली नहीं है। टी और कॉफी, जो कैफीन हम कंज्यूम करते हैं, मतलब आजकल तो लोगों में क्रेज है चाय पीने का बहुत ज्यादा, तो
इज इट सेफ? दोनों ही ऐसे तो सेफ है, मतलब कि ऐसा कोई वो नहीं है, हाई बहुत रिस्क ज्यादा नहीं? हाई रिस्क नहीं है। बट जैसे टी के साथ अपन शुगर बहुत ज्यादा डाल के ले रहे हैं, ये सारी चीजें हैं, पहले से पेशेंट डायबिटिक है, वो शुगर लेता जा रहा है, ये सारी चीजें, हम्म। तो एक तरह से वो चीज बढ़ जाती है सारी। और कॉफी में भी ब्लैक कॉफी एज कम्पेयर टू ठीक मानता है बाकी ओल से, हम्म। कि वो कंपेरेटिवली एंटीऑक्सीडेंट और कई सारे इफेक्ट उसके ठीक रहते हैं, वेट रिडक्शन में भी हेल्प रहती है, वो सारी चीजें हैं, तो उसके थोड़े बेनिफिट हैं। नुकसान थोड़ा सा ये होता है कि लंबे टाइम से कॉफी ले रहे हैं, मतलब दिन में 2 बार 3 बार ऐसा है, तो कैफीन शरीर में रहता है, उसकी वजह से धड़कन कभी कभी थोड़ी बढ़ सकती है, अच्छा। ये एक चांस होते हैं जिसको हम बोलते हैं पाल्पिटेशन से। इंडिया में हार्ट अटैक को लेकर डेथ रेट्स जो है कितनी है? इज इट ग्रोइंग या कम भी हुई है, या चलती जा रही है, बढ़ती जा रही है नहीं, कम होना तो मुश्किल है, क्योंकि आप देखोगे तो दिनों दिन अपन देख रहे हैं, तो जैसे हर चीज में ही लाइफस्टाइल है वो भी सारी चेंज हो चुकी है। यंगस्टर में आप देखोगे तो सारी चीजें हैं, जैसे पहले अपन बाहर जाते थे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, जा रहे हैं पैदल जा रहे हैं, चल के ही वापस आ रहे हैं, ये सारी चीजें बंद हो चुकी हैं। स्विगी है, जोमेटो है, बैठे बैठे ऑर्डर कर दिया, आ गया, खा लिया, बस ठीक है, ये सारी चीजें हैं, तो एक तरह से सीडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गई ये चीजें, तो ये बहुत ज्यादा है, ये कॉमन हो गई ये चीजें, स्मोकिंग है बहुत ज्यादा है, और बाकी सारे रिस्क फैक्टर भी बढ़ रहे हैं एज कम्पेयर टू, कि कम नहीं हो रहे हैं, रिस्क फैक्टर तो बढ़ रहे हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, बहुत सारी चीजें जो कि बढ़ी हुई हैं पहले से, तो ये चीज बढ़ेगी एज कम्पेयर टू, ऐसा नहीं है कि कम हो रही, बढ़ ही रही है चीजें सारी। और एग्जैक्ट डेटा तो कहना मुश्किल है, पर अराउंड 28 to 30% जो डेथ है वो मोस्ट लाइकली हार्ट की वजह से हो, जितनी भी टोटल डेथ अपन माने तो उसमें 28 to 30% है। तो कोई 5 मेजर वार्निंग साइंस हार्ट अटैक के जो हमें पहले से ध्यान रखने चाहिए, मतलब इस चीज को लेकर तो ऐसे कौन से 5 वार्निंग साइंस है हमारे लिए? तो वार्निंग साइन तो स्पेसिफिकली जैसे अपन बताएं कि अपने फैमिली में किसी को हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है, जो अपन डिस्कस भी कर चुके हैं पहले से, स्ट्रोक की हिस्ट्री है या फिर पहले अटैक है, इस तरह की कोई हिस्ट्री है, तो ऐसे में अपन स्क्रीनिंग स्टार्ट कर दें, जैसे कि जाके कोलेस्ट्रॉल चेक करा लिया, ईसीजी करा लिया, एको करा लिया, रूटीन एक इन्वेस्टिगेशन, शुगर चेक करा लिया, ये सारी रेगुलर हम एक्सरसाइज करें, ये करें, वेट मैनेजमेंट करेंगे, तो जो वार्निंग साइन में ये एक रिस्क फैक्टर है, तो आप स्क्रीनिंग के लिए जाए, टेस्ट कराएं आफ्टर 20 एटलीस्ट, और आफ्टर 40 तो करानी कराएं, एक चीज। दूसरी चीज है वार्निंग साइन है, पेशेंट जैसे नॉर्मल है, नॉर्मल लाइफ चल रही है, सब चल रहा है, पर सडनली जैसे आज स्टार्ट हुआ, कल हुआ, छाती में भारीपन आने लग गया, थोड़ा सा लंबा चलते हैं, थोड़ा सा हैवी वर्क करते हैं, भारीपन आने लग गया छाती में, तो वो एक वार्निंग साइन है कि हार्ट की प्रॉब्लम, चांस है, 100% नहीं पर चांस है, चांस है। तीसरी चीज है कि पेशेंट को चलने में सांस फूलने लग गया, कि चलने में ही सांस फूलने लग गया, या सीढ़ियां चढ़ते हैं, पहले आराम से कर पा रहे थे एक्टिविटी, और अब वो चीज नहीं कर पा रहे हैं, वो सीढ़ियां जैसे एक मंजिल से दूसरी मंजिल पे जाते हैं तो उनका सांस फूल रहा है, तो वो सारी उसमें भी अपन ये एक तरह से वार्निंग साइन। या फिर आजकल में ऐसा दर्द हो रहा है पेशेंट को कि छाती में थोड़ी देर के लिए दर्द होता है, हाथों में भी जाता है, दोनों तरफ जाता है, या एक साइड जाता है, या फिर जबड़े में आता है, तो ये भी एक तरह से वार्निंग साइन है पेशेंट को। और पांचवी चीज अपन माने तो पेशेंट को एकदम से पसीना आता है, घबराहट होती है, थोड़ी देर के लिए छाती में दर्द होता है, वो भी एक तरह से वार्निंग साइन है। और 5 का ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, ये चीज से बहुत ही मतलब ये है कि स्पेसिफिकली ज्यादा चांस है कि हार्ट की दिक्कत है उसको, अदरवाइज नहीं होता। तो आप कुछ लोगों को एडवाइस करना चाहेंगे हार्ट रिलेवेंट कि क्या ध्यान रखा जाए, क्या नहीं रखा जाए? हार्ट रिलेवेंट जैसे अपन ने ये सारी चीजें डिस्कस करी हैं, तो इन सब में जैसे मैंने वार्निंग साइन बताए हैं कि जैसे पहले कुछ नहीं होता था, छाती में भारीपन है, या फिर चलने में सांस फूल रहा है एकदम से, या फिर एकदम से पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है, सारी चीजें, तो ये सब चीजें हो तो एक तो डॉक्टर को आप दिखाएं, चाहे नियर बाय कोई भी हो, फिजिशियन हो या किसी तरह का, एक बार दिखा के इनिशियल इन्वेस्टिगेशन कराएं, या जो भी रिलेवेंट हो ये सारी चीजें करें। दूसरा है कि हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, मतलब लाइफस्टाइल जो मॉडिफिकेशन है, आपका वेट ज्यादा है तो वेट रिडक्शन करें, स्मोकिंग आप कर रहे हैं तो उसको अवॉइड करें, कैसे भी करके, मतलब ट्राई करें, धीरे धीरे करके कम कर सकते हैं, ये सारी चीजें हैं।
आपको कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है तो उसकी मेडिकेशन अगर डॉक्टर ने स्टार्ट करी है तो वो कंटिन्यू आप लीजिए। ये सारे लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन में आप एक बैलेंस डाइट लीजिए आप, मतलब कि जिसमें अभी अपन ने डिस्कस करा है कि फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सारी चीज़ें आप उसमें इन्वॉल्व करो, ये सारी चीज़ें आप लीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें। लोगों के पास टाइम नहीं है कि किसी को एक्सरसाइज भी करें। हम ओपीडी में भी एडवाइस करते हैं कि आप कम से कम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चलिए या जो भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। सर टाइम नहीं मिलता, हमें जल्दी करना है, ये करना है, रूटीन। तो टाइम का ये है कि अगर खुद के लिए आप 30 मिनट्स भी नहीं निकाल सकते तो फिर बहुत डिफिकल्ट है, कैसे मैनेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जो सवाल हमसे छूट गए हैं उनके बारे में भी हमें बताइए ताकि हम आगे ध्यान रखें। झलको